प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैंने पहले ये सूचना दे रखी थी कि इस कक्षा में हम व्याकरण पढ़ेंगे। आज हम शब्द शुद्धि के संबंध में विचार करेंगे। शब्द शुद्धि, शब्द का शुद्धिकरण, करेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों को शुद्ध करके लिखना। शुद्धि का प्रश्न जब उठता है तब तो उसके साथ ही गलती का उल्लेख भी होता। भाषा का हम व्यवहार करते हैं, भाषा का जब हम उपयोग करते हैं तब तो व्याकरण के अनुसार जो नियम होते हैं उन नियमों का अनुसरण हमें करना होता है। तभी तो वो स्टैंडर्ड भाषा, तो मानक भाषा, तो शुद्ध भाषा कहलाती है। कक्षा में हम जो पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड भाषा है, मानक भाषा है। और इस मानक भाषा का, स्टैंडर्ड भाषा का एक व्याकरण है। भाषा की संरचना के अध्ययन के परिणाम स्वरूप व्याकरण का निर्माण हुआ। और इस तरह जो दूसरी भाषा के रूप में भाषा का अध्ययन करते हैं, किसी भाषा का अध्ययन करते हैं, उनके लिए एक सुविधा मिल जाती है व्याकरण के रूप में। तो व्याकरण में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों की सहायता से किसी दूसरी भाषा का अध्ययन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैंने हिंदी सीखी है, इसी तरह शुद्ध भाषा का प्रयोग हम इसलिए कर पाते हैं कि हमने भाषा के नियमों का अध्ययन किया। हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है, शब्द स्वरूप क्या है, वाक्य स्वरूप क्या है, व्याकरणिक तत्व क्या है, इन सब का अध्ययन करने के बाद भी तो हम उस भाषा का उपयोग कर सकते हैं, उसका व्यवहार कर सकते हैं। शुद्ध भाषा का प्रयोग करने में व्याकरण हमारा सहायक होता है। व्याकरण के नियमों की जानकारी अगर हमें रहे तो भाषा का व्यवहार हम शुद्ध रूप में कर सकते हैं। और सर्वप्रथम यहाँ शब्द शुद्धि का विचार होता है। तो शब्द शुद्धि जब ये विषय यहाँ चुना गया है, इसके पीछे यही उद्देश्य है कि विद्यार्थी बोलते वक्त ही नहीं, लिखते वक्त भी गलती ना करे, शब्द का सही सही प्रयोग करे, शुद्ध प्रयोग करे। यहाँ अशुद्धता अथवा गलतियां इन कारणों से होती हैं और इनसे हम कैसे बचे, तो अपनी गलतियों को कैसे सुधारे। तो भाषा का प्रयोग हम जब करते हैं और वहाँ शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शब्द का गलत प्रयोग करने से लिखते वक्त गड़बड़ी हो जाती है, बोलते वक्त भी तो कभी गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन हम ज्यादातर यही देखते हैं कि विद्यार्थी अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग भी अच्छा बोलते हैं, लिखते वक्त गड़बड़ी हो जाती है, लिखते वक्त गलतियां हो जाती हैं। लिखित भाषा के स्वरूप को हमने ठीक तरह से अगर नहीं जाना तब तो गलतियां होती हैं। शब्द का स्वरूप निश्चित होता है, फिक्सड होता है और उसमें हेर फेर करने का कोई अधिकार हमें नहीं। जिस तरह हम सही सही बोलते हैं उसी तरह सही सही लिखना भी जरूरी है। और आप तो विद्यार्थी जब परीक्षा में लिखते हैं तो उस वक्त तो आपकी लिखित भाषा का मूल्यांकन किया जाता है और इसीलिए शुद्ध शब्दों का अथवा शुद्ध भाषा का उपयोग करना अनिवार्य है। इसलिए प्यारे विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपके पाठ्यक्रम में शब्द शुद्धि का जो अध्याय रखा गया है और इसका अध्ययन आज हम करेंगे। देखिए, शब्द शुद्धि, शब्द का शुद्धिकरण, शुद्धि का मतलब है से ठीक करके लिखना। जबकि गलतियां हम करते हैं बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी, इन गलतियों को सुधार कर भाषा का सही सही प्रयोग करना शब्द शुद्धि। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती। कई बार क्षेत्रीयता अर्थात प्रांतीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी, वर्तनी जिसे अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं अथवा स्पेलिंग कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी का वो स्पेलिंग अलग है, यहाँ हिंदी में वर्तनी अलग है। वर्तनी का मतलब है सही सही लिखना, अक्षरों को अल्प प्राण, महाप्राण, ह्रस्व, दीर्घ, इन सबको सटीक लिखना, अथवा जिन स्वरों का अथवा जिन वर्णों का स्थान जहां है वहीं पर उन्हें रखना, उसी रूप में उनका प्रयोग करना, उनमें एक रूपता जिसे वर्तनी कहते हैं।
तो इस तरह वर्तनी संबंधी अशुद्धियां पैदा हो जाती हैं। यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेजी में, उन्हीं को हम यहाँ वर्तनी कह सकते हैं। और यहाँ जो गलतियां होती हैं लिखते वक्त तो बोलते वक्त, तो उनके क्या कारण हैं, तो इनका हम विचार करेंगे। ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು अध्ययन ಮಾಡೋಣ। तो पहला कारण है, गलती करने का पहला कारण है मात्रा प्रयोग। हाँ, मात्रा का मतलब है स्वर, स्वर का ह्रस्व होना, स्वर का दीर्घ होना। स्वर की ह्रस्वता अथवा दीर्घता को ठीक ठीक ना समझ पाने के कारण हम गलती करते हैं। तो मैंने तो पहले सेमेस्टर में व्याकरण पढ़ाते वक्त सबसे पहले तो ये बताया था आपको, कल शब्द जो है उसमें अ ह्रस्व स्वर है, क में अ ह्रस्व स्वर है, ल में अ ह्रस्व स्वर है। अगर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का अंतर हम ठीक तरह से नहीं जानते हैं तब तो एक लकीर लगा देते हैं क में, तब तो काल बन जाता है। और इसी तरह ल में एक और लकीर लगा देते हैं तब तो काला बन जाता है। तो इस तरह हेर फेर करने से शब्द ही बदल जाता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। मात्रा प्रयोग, इसे मात्रा प्रयोग कहते हैं। हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषय का संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है। ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತ್ರಾ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ರಸ್ವ ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ದೋಷಗಳು, ಈ ಮಾತ್ರಾ ದೋಷಗಳನ್ನು निवारिಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। मात्रा प्रयोग में गलतियां हो जाती हैं, जहां मात्राओं का प्रयोग हमें ठीक ठीक करना है, जहां ह्रस्व स्वर लगाना है, जहां दीर्घ स्वर लगाना है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। शब्दों के अध्ययन से, डिक्शनरी देखने से अथवा भाषा का निरंतर प्रयोग करने से ये मालूम पड़ता है, यूं ही व्याकरण पढ़ने से ये मालूम नहीं होता। ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಓದಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೇಳಬೇಕು, ಓದಬೇಕು। ಸ್ವರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗೆ, ವ್ಯಂಜನದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಹೇಗೆ, अर्थात लिखित भाषा और कथित भाषा दोनों भाषाओं में भाषा का शुद्ध रूप का प्रयोग करें तो ये आवश्यक है। मात्रा प्रयोग में जहाँ मात्राओं के प्रयोग के संबंध में हम नहीं जानते होते हैं और उस वक्त हमसे गलतियां होती हैं। कुछ उदाहरण हम देखेंगे सीधे। तो यहाँ दो तालिकाएं हैं अथवा जो टेबल है, तो उसमें एक स्तंभ में अशुद्ध शब्द होते हैं और दूसरे शुद्ध शब्दों का स्तंभ है, ಕಾಲಂ। ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಂ ಇದೆ। ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ, ತಪ್ಪು ಶಬ್ದಗಳಿವೆ। ಎರಡನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ सही माड़ी बरेलागिदे। तभी तो पहले कॉलम में आगे जितने सारे शब्द हम देखेंगे तो उनमें पहला कॉलम अशुद्ध शब्दों का कॉलम है और दूसरा कॉलम शुद्ध शब्दों का कॉलम है, स्तंभ है। तो एक शब्द हम देखेंगे, तो आज शब्द विचार हमें करना है। तो बहुत सारे शब्द हम देखेंगे। अतिथि, ये जो लिखित रूप है जिसकी तरफ ध्यान दे, तो जो स्क्रीन शेयर किया जा रहा है उसकी तरफ विद्यार्थी ध्यान दे। स्क्रीन शेयर ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅತಿಥಿ ಅಲ್ಲಿ ಅ ಹ್ರಸ್ವ, ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ರಸ್ವ, ಥ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಥ ವ್ಯಂಜನ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಇದೆ। ಈ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಈ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ, ಈ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ತಪ್ಪದು। ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ಅ ತಿ ಥಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಥಿ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಆ उपसर्ग ಸೇರಿಕೊಂಡು अतिथि आगे। अर्थात जो तिथि निश्चित दिनांक अथवा डेट पर नहीं आता तो अतिथि, निश्चित समय पर जो नहीं आता अर्थात जिसे निमंत्रण दिया गया है तो वो नहीं अतिथि ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ನಿಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದವರಲ್ಲ, ಕರೆಯದೇ ಬಂದವರಿಗೆ अतिथि ಅಂತ ಹೆಸರು। तो मेहमान हमारे घर में यूं ही आ जाता है, कभी किसी समय अचानक, तो बिना समय देखे, तो हमने तुमसे समय निश्चित नहीं किया है, उसको अतिथि कहते हैं। और इसे लिखने का ढंग यह है अतिथि, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವರಗಳು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳಾಗಿವೆ, ಅತಿಥಿ ಅತಿಥಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು। ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ। ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ। ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ।
अतिथि सही शब्द है। और फिर दूसरा शब्द देखेंगे इंदौर, प्रदेश का नाम, लेकिन इंदौर नहीं होना चाहिए, इंदौर, इंदौर सही शब्द है। फिर ऊर्जा, ऊर्जा नहीं होना चाहिए ऊर्जा, वो दीर्घ स्वर है, दीर्घ ऊ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀಳಿ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಬರ್ತದೆ, ಬಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ऊर्जा, ये जो ऊर्जा शब्द है तो उसमें ऊ दीर्घ स्वर है और फिर जा दीर्घ स्वर है और उसमें र ರೇಫ್ है, से ರೇಫ್ कहते हैं। ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರಿತೇವೋ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರೇಫ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ऊर्जा। तो ऊर्जा सही शब्द है। और उसके बाद उषा, यहाँ गलत शब्द दिया गया है, तो पहले काल में जो है वो गलत, दूसरे काल में जो दिया गया है वो सही। उषा गलत है, उषा होना चाहिए। वो ह्रस्व है, ಈ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಉಷಾ ಅಲ್ಲ ಉಷಾ ಆಗ್ಬೇಕು। फिर करुणा, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು करुणा आಗಿದೆ, दीर्घ स्वर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करुणा हो गया है, करुणा नहीं करुणा, ये र लिखने का तरीका है, ह्रस्व उ है और ये दीर्घ उ है। दीर्घ उ में लिखने का ढंग अलग है, ह्रस्व उ में लिखने का ढंग अलग है। ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲಿಖಿತ ಭಾಷೆ, ಲಿಖಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತದ್ದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಅಕ್ಷರಗಳು, ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪಗಳು, ಸ್ವರ, ವ್ಯಂಜನ, ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗುಣಿತ ಅಂತ, ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಗುಣಿತ, ಕಾಗುಣಿತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ। करुणा, करुणा सही शब्द है, ये सही शब्द है। फिर तीसरा शब्द हम देखेंगे, अगला शब्द देखेंगे क्योंकि, क्योंकि गलत है, क्योंकि की ह्रस्व, क्योंकि, क्यों प्रश्न है और उसमें की जोड़कर यहाँ एक शब्द बनाया गया है, क्योंकि, क्योंकि सही शब्द है, दूसरे काल में जो शब्द है वो सही। फिर गीतांजलि हो गया है, आप भी तो लिखते समय इस तरह की गड़बड़ी करते हैं, ಗೀತಾಂಜಲಿ हो गया है, ಗಿ ಹ್ರಸ್ವ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇದು ಹ್ರಸ್ವ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹ್ರಸ್ವ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಗೀತಾಂಜಲಿ, गी दीर्घ ಹೀಗೆ ಬಲಗಡೆಗೆ, गीतांजलि, ता भी दीर्घ है, ज में ह्रस्व स्वर है, ली में ह्रस्व ई स्वर है, गीतांजलि, गीतांजलि नहीं गीतांजलि, इतना ही है सही शब्द। फिर यहाँ देखिए संख्या के लिए शब्द है 43, ये 43 है, 43 गलत है, 43 होना चाहिए। 43 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 43, 43ಕ್ಕೆ 43 ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಲಿ 40 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40, 40ರ ನಂತರ 41, उसके बाद 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, उसके बाद 49, 50, ये संख्याएं, तो संख्याओं को भी तो ठीक ठीक हमें समझना है, 43 नहीं 43, 41 41, 42 42, 43 43, 44 44, 45 45, 45 इस तरह से लिखा जाता है। फिर एक और शब्द हम देखेंगे त्रिपुरारी, त्रिपुरा अरी, यहाँ संधि है शब्द में, त्रिपुरा अरी त्रिपुरारी, तो दीर्घ संधि होती है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। त्रिपुरा त्रिपुरा अरी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी इस तरह से, त्रिपुरारी अरी, अरी शब्द में ई ह्रस्व स्वर है, त्रिपुरारी ಅಷ್ಟೇ, ರಿ ಹ್ರಸ್ವ, ದೀರ್ಘ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೀರ್ಘ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹ್ರಸ್ವ, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी अल्ल त्रिपुरारी। फिर यहाँ देखिए दवाइयाँ, जो गलत शब्द है इसमें दवाइयाँ आಗಿದೆ, दवाइयाँ आಗಿದೆ, ಈ ದೀರ್ಘ ಇದೆ, ದೀರ್ಘ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, दवाइयाँ नहीं दवाइयाँ, ಈ ಹ್ರಸ್ವ है। ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, तभी तो आपको इस पर ध्यान देना है। दवाइयाँ, दवाइयाँ सही शब्द है, दूसरे कालम में जो शब्द है वो सही है। फिर दिया सलाई, दिया सलाई गलत होना चाहिए, दिया सलाई, ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು, दिया दीप, सलाई करता है स्टिक, ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ, दिया सलाई, दिया सलाई ये शब्द
सही शब्द है। फिर अगला शब्द हम देखेंगे निरीक्षण। निरीक्षण सही शब्द है। निरीक्षण गलत है, यहाँ पहले कालम में जो शब्द दिया गया है तो ये गलत है, और यहाँ दूसरे कालम में जो शब्द दिया गया है तो ये सही है। निरीक्षण, ನಿರೀಕ್ಷಣ ಈ ದೀರ್ಘ ನುಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೋಡದಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಿಖಿತ ಭಾಷೆ ಇದು। नुपुर नहीं, यहाँ ऊ ह्रस्व है नुपुर, लेकिन होना चाहिए नूपुर। नूपुर सही शब्द है। नू दीर्घ है, पुर ह्रस्व स्वर है। ಹಾಗಾಗಿ ಪ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಉ ಹ್ರಸ್ವ ಉ, ನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಉ ದೀರ್ಘ ನೂಪುರ। नुपुर गलत है, नूपुर सही शब्द है। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि आಗಿದೆ, प्रतिलिपि आಗಿದೆ, प्रतिलिपि ಅಲ್ಲ, ಅದು प्रतिलिपि। प्रतिलिपि यहाँ ह्रस्व स्वर है, ता में ह्रस्व स्वर है, ली में ह्रस्व स्वर है, पी में ह्रस्व ही है, प्रतिलिपि। फिर आहुति नहीं, आहुति ಇಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಬರ್ತದೆ। ಆಹುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವರಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ। ಇದು ಮಾತ್ರಾ प्रयोग से संबंधित गलतियां हैं, मात्रा प्रयोग से संबंधित अशुद्धियां हैं, 12 खड़ी से संबंधित अशुद्धियां हैं। आहुति, आहुति में ह्रस्व स्वर का प्रयोग होता है। तो अगला शब्द हम देखेंगे इकाई। इकाई नहीं, होना चाहिए इकाई। ई ह्रस्व है, का दीर्घ है, ई दीर्घ, इकाई। फिर अगला शब्द है उहापोह। उहापोह नहीं, होना चाहिए उहापोह। ऊ दीर्घ स्वर है, तो ये दीर्घ स्वर है, ऊ दीर्घ स्वर है, उहापोह। फिर एरावत, ये एरावत हो गया है, होना चाहिए ऐरावत। ऐरावत सही शब्द है। ऐरावत इंद्र के हाथी का नाम, स्वर्गद ಒಡೆಯ ಇಂದ್ರನ ಆನೆಯ ಹೆಸರು ಐರಾವತ। ऐरावत, ये ऐ लिखने का ढंग है, ये ए अलग है, ऐ अलग है। ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು, ಎರಡು ಕೊಂಬಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕೊಂಬು, ಅದು ಐ ಆಗ್ತದೆ, ಐರಾವತ। ऐ दीर्घ स्वर है, रा दीर्घ स्वर है, व ह्रस्व है, त ह्रस्व है, ऐरावत। फिर केकई, यहाँ केकई गलत है, होना चाहिए कैकेयी। कैकेयी, कई में 2 सींगे हैं, कई ಇದು ಐ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದೇ ಕೊಂಬು, ಆದ್ರೆ ಕೈ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ 2 ಕೊಂಬು ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ। ಐ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೊಂಬು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕೊಂಬು ಇರುವಂತದ್ದು। ಕೊಂಬಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಎ ಆಗ್ತದೆ। ಕೈ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೊಂಬುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, 2 सींगे लगती हैं कई, और के लिखने में एक ही सींग लगती है, कई के ई, या और उसमें दीर्घ ई स्वर है, कई के ई सही शब्द है। फिर क्षिति एक शब्द है, क्षिति दीर्घ स्वर है तो गलत है, होना चाहिए यहाँ क्षिति। क्षिति भूमि, क्षिति का अर्थ है धरती। क्षितिज दिगंत, दिगंत को क्षितिज कहते हैं, क्षिति का अर्थ है धरती, क्षिति। यहाँ क्ष में भी ई ह्रस्व स्वर है, ता में भी ई ह्रस्व स्वर है, क्षिति। अगला शब्द देखेंगे गौतम। गौतम होना चाहिए, गौतम नहीं गौतम। दूसरे कालम में जो शब्द दिया गया है तो वह सही है, गौतम शब्द। फिर तिथि, अतिथि शब्द हम देख चुके हैं, तो उसी प्रकार यहाँ भी तो तिथि नहीं, तिथि ह्रस्व स्वर है, तिथि। फिर अगला शब्द है तिलांजलि। तिलांजलि नहीं, तिलांजलि इल्लू ಕೂಡ ह्रस्व स्वर, तिलांजलि। ली में दीर्घ स्वर नहीं है, तिलांजलि। ई में ह्रस्व स्वर है, ला में आ दीर्घ स्वर है, जा में ह्रस्व है, और ली ह्रस्व है, तिलांजलि। अगला शब्द है त्योहार। तो सामान्य रूप से हम लिखते वक्त ये गड़बड़ी करते हैं कि त्योहार में एक बिंदु लगाते हैं, अनुस्वर लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। त्योहार, तो यहाँ पहले काल में जो दिया गया है तो वो त्योहार है, त्योहार नहीं, होना चाहिए त्योहार, और उसमें अनुस्वार भी नहीं लगता। सही शब्द है त्योहार, त्योहार, और उसमें अनुस्वार नहीं है, त्योहार। लेकिन बोलते वक्त अनुस्वार सहित उसको उच्चारण सामान्य रूप से हम करते हैं, किया जाता है। टीवी पर भी तो हम इसे सुनते हैं, ऐसे ही सुनते हैं, लेकिन सही शब्द त्योहार। दिवारात्रि,
दिवारात्रि नहीं, दिवारात्र होना चाहिए। संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। तो रात्र शब्द का प्रयोग हिंदी में वैसा ही नहीं होता, रात्रि के रूप में होता है, लेकिन यहाँ दिवारात्र जो शब्द है उसमें दिवारात्रि नहीं, दिवारात्र सही शब्द। ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ದಿವಾರಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ। निरव, निरव गलत है, नीरव, नीरव करते हैं निशब्द, नी दीर्घ, नी रव, रव ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ, रव शब्द, नीरव निशब्द। फिर नीति, नीति गलत है, नीति, नी दीर्घ है, ति ह्रस्व है, नीति, नीति, नीति शब्द राजनीति आदि शब्दों में इसका उपयोग किया जाता है। नीति, नीति नहीं, नीति सही शब्द है। फिर प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ಆಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, प्रतिनिधि ಹ್ರಸ್ವ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹ್ರಸ್ವ ಇದೆ, प्रतिनिधि। पत्नी, पत्नी ह्रस्व नहीं है, वह दीर्घ स्वर है, पत्नी, पत्नी सही शब्द है। ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವರಗಳು ಹ್ರಸ್ವ ಇದ್ವು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ನಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಈ दीर्घ स्वर, पत्नी नहीं पत्नी दीर्घ स्वर है। इस तरह पड़ोसी, पड़ोसी गलत है, पड़ोसी होना चाहिए, पड़ोसी, पड़ो, ड़ो, सी दीर्घ, डो दीर्घ है, सी दीर्घ है, पड़ोसी, पड़ोसी अल्लाह पड़ोसी। फिर परीक्षित, परीक्षित नहीं परीक्षित, परीक्षित री दीर्घ है, ची ह्रस्व। परीक्षा, परीक्षा शब्द से ये शब्द बना है परीक्षित, परीक्षित सही शब्द है। दूसरे काल में जो दिया गया है तो ये सही शब्द है। फिर अगला शब्द है पूज्य, पूज्य नहीं पूज्य लिखा जाता है, पूज्य, वो दीर्घ स्वर। पुरस्कार, पुरस्कार गलत है, होना चाहिए पुरस्कार, ಇಲ್ಲಿ ಊ ಇಲ್ಲ, ಊ ರ, ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಊ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲ। पहले काल में जो शब्द दिया गया है पुरस्कार गलत है, तो दूसरे काल में इसका सही रूप दिया गया है पुरस्कार, पुरस्कार। फिर बीमार लिखते वक्त सामान्य रूप से गड़बड़ी करते हैं विद्यार्थी, बीमार नहीं बीमार होना चाहिए, बी दीर्घ, बीमार। फिर अगला शब्द देखेंगे मिट्टी, मिट्टी नहीं ಅದು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಆಗಿದೆ, मिट्टी, मिट्टी होना चाहिए मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी दीर्घ स्वर है, मी में ह्रस्व स्वर है, टी में दीर्घ स्वर है, मिट्टी संयुक्ताक्षर है, द्वित्व व्यंजन है, मां में ई ह्रस्व स्वर है, और अंत में जो ट ध्वनि है उसमें ई दीर्घ स्वर लगा है, मिट्टी। उसके बाद मूल्य, मूल्य नहीं मूल्य होना चाहिए, मू दीर्घ स्वर, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು, ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು मूल्य, मूल्य, अमूल्य, मूल्य जब हम लिखते हैं मू दीर्घ स्वर, ओ दीर्घ स्वर है ये। फिर मुमर्ष, मुमर्ष गलत शब्द है, संस्कृत का शब्द है मुमूर्ष, सही शब्द है संस्कृत का तत्सम शब्द है मुमूर्ष। मुमूर्ष का मतलब है क्षण काल तक, क्षणिक, तो सामान्य एक क्षण में, सामान्य ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಮುಮೂರ್ಷ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮುಮೂರ್ಷ। फिर युयुत्सा एक और संस्कृत का तत्सम शब्द है, युयुत्सा गलत है, होना चाहिए युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब है यहाँ अभिलाषा, इच्छा, युयुत्सा जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, इच्छा के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है युयुत्सा। फिर रूप, लेकिन लिखना इस तरह नहीं है, पहले काल में जो दिया गया है तो वह रूप हो गया है, ह्रस्व उ स्वर यहाँ लगा है, रूप हो गया है, होना चाहिए रूप, यहाँ दीर्घ उ स्वर। दूसरे काल में जो शब्द है वह रूप दीर्घ स्वर है। फिर अगला शब्द है रुपया, रुपया नहीं होना चाहिए रुपया, रुपया यहाँ र में ह्रस्व उ है, उ ह्रस्व स्वर है, रुपया, रुपया अल्लाह रुपया होना चाहिए। फिर श्रीमती, श्रीमती
ह्रस्व नहीं है, श्रीमती दीर्घ स्वर होता है। श्रीमती, ती में ई दीर्घ स्वर है, श्रीमती। परीक्षा, परीक्षा में रिक्षा, वहां री जो ह्रस्व है लेकिन वह ह्रस्व नहीं है, वह दीर्घ स्वर होना चाहिए। परीक्षा, री दीर्घ, परीक्षा। फिर पीताम्बर, ये पीताम्बर नहीं होना चाहिए, पीताम्बर, पी दीर्घ स्वर, ता दीर्घ स्वर है, आ दीर्घ स्वर है, और फिर बा में ह्रस्व है, रा में ह्रस्व है, पीताम्बर। फिर हम देखेंगे पूज्यनीय, तो पूज्यनीय नहीं, पूजनीय होना चाहिए, पूजनीय, पूज्यनीय नहीं, पूजनीय। अथवा इसे पूज्य कह सकते हैं, पूजनीय अथवा पूज्य, ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸರಿ। ಪೂಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಪೂಜನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ। ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು। पूज्य अलग शब्द है, पूजनीय अलग शब्द है, पूज्य अथवा पूजनीय। फिर बदाइया, बदाइया नहीं, बदाइया, यहाँ बदाइया की ह्रस्व है, उसके बाद या दीर्घ है, और फिर उसमें चंद्रबिंदु, बदाइया। मारुति, मारुति नहीं, मारुति, मारुति कैसे लिखते हैं, ह्रस्व उ स्वर का प्रयोग इस तरह से करते हैं। तो दूसरे काल में जो दिया गया है मारुति, ये सही शब्द है। फिर पहले काल में जो दिया गया है मिलित, ये मिलित नहीं, मीलित होना चाहिए, मीलित, मीलित करते हैं खुला हुआ, मीलित ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆರೆದ। ಅರ್ಧ ನಿಮೀಲಿತ, ನಿಮೀಲಿತ, ಮೀಲಿತ, ಅರೆ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅರ್ಧ ನಿಮೀಲಿತ ನೇತ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು। ಮೀಲಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆರೆದ ಅಂತ, मीलित, मी दीर्घ स्वर है, ली में ह्रस्व ई है, मीलित। उसके बाद मूर्ति, मूर्ति गलत है, मूर्ति सही शब्द है, मूर्ति। मू दीर्घ है, ती में ई ह्रस्व ई है, मूर्ति। मैथिली शरण, ಮೇಥಲಿ ಶರಣ ಆಗಿದೆ, ಮೇಥಲಿ ಶರಣ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ, ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ, ಮೈ ಐ है इसमें, और फिर त व्यंजन में ई ह्रस्व स्वर है, फिर ल में ई दीर्घ स्वर है, शरण में तीनों स्वर ह्रस्व स्वर है, मैथिली शरण, मैथिली शरण सही प्रयोग। फिर रचयिता, रचयिता नहीं, रचयिता होना चाहिए। लिखते वक्त ये गड़बड़ी हो जाती है सामान्य रूप से, तो सही रूप आपको लिखना है र च यी ता, रचयिता। और फिर रात्रि, ये तो बार बार गलती करते हैं विद्यार्थी, रात्रि, रात्रि दीर्घ नहीं है, रात्रि, त्रि यहाँ ह्रस्व स्वर है, रात्रि। और फिर शारीरिक, शारीरिक में यहाँ पहले काल में जो दिया गया है तो गलत है, वो हो गया है ಶಾರೀರಿಕ, ಶಾರೀರಿಕ ಆಗಿದೆ, ಶಾರೀರಿಕ ಅಂತ ಆಗಿದೆ। ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಎರಡನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ दूसरे काल में जो दिया गया है सही शब्द शारीरिक, शारी री दीर्घ स्वर है, उसके बाद रिक में री ह्रस्व है, शारीरिक, शारीरिक सही शब्द है। हरितिमा कैसे लिखे, ये जो लिखा गया है तो ये हो गया है हरितिमा, हरितिमा गलत है, हरितिमा, हरितिमा, हरि दीर्घ ति ई ह्रस्व, हरितिमा। तो ये मात्रा प्रयोग संबंधी गलतियां हैं। उसके बाद गलती करने के कुछ और कारण है। आगम एक कारण है, आगम का मतलब है शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश अथवा भूल के कारण गलती से जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे आगम कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಬೇಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಗಮ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು। ಆಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। आगम स्वर व व्यंजन दोनों का हो सकता है, कभी स्वर को हम मिला लेते हैं, कभी व्यंजन को मिला लेते हैं। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह हम किसी शब्द में कोई स्वर अथवा व्यंजन जोड़कर बोलते हैं अथवा लिखते हैं जो नहीं होना चाहिए, तब तो उसे आगम दोष कहते हैं। तो स्वर का आगम होता है, उसी तरह व्यंजन का आगम भी होता है। उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ,
अशुद्ध प्रयोग हम देखेंगे अत्याधिक, अत्याधिक नहीं, वो अत्यधिक होना चाहिए। संधि के कारण यहाँ दोष है। तो यहाँ आगम संधि, संधि में यहाँ गलती हम करें तो दोष होगा, वो अति अधिक अत्यधिक तो अत्याधिक अंत अति अति अधिक ಅತ್ಯಧಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. अत्यधिक, अत्यधिक सही शब्द है, अति अधिक अत्यधिक। फिर अगला शब्द देखेंगे अहोरात्रि। तो फिर से एक बार तीसरा की गलती हम पहले ही देख चुके हैं, अहोरात्रि नहीं अहोरात्र सही शब्द है, अहोरात्र सही शब्द है। यहाँ भी तो त्रि में ई स्वर हमने यो ही जोड़ लिया उसमें, तो ये गलत है, इसलिए यहाँ ई स्वर का आगम हुआ तो हमने बना लिया, जोड़ लिया उसमें, जो गलत है। होना चाहिए अहोरात्र, अहोरात्र सही शब्द है। पहला, तो लिखते वक्त भी हम गलती करते हैं, कभी कभी बोलते वक्त भी तो ये गलती करते हैं, पहला, पहले आदि, पहले नहीं पहला, पहला, हा में वहां अ स्वर है, ई नहीं है, लेकिन हमने यो ही उसमें ई जोड़ दिया, ई स्वर जोड़ दिया तो गलत हुआ। पहला, पहला बोलते वक्त हम इसे पहला बोलते हैं। प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी नहीं प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, अंग्रेजी में जैसे एग्जीबिशन कहते हैं वस्तु प्रदर्शना, तो प्रदर्शनी हिंदी में से प्रदर्शनी कहते हैं एग्जीबिशन को, प्रदर्शनी ಅದು ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, प्रदर्शनी। फिर द्वारिका, यहाँ द्वारिका धाम गुजरात में है, तो उसे द्वारिका हम अगर कहेंगे तो वो गलत होगा, सही शब्द है द्वारका, द्वारका सही शब्द है। फिर अहिल्या, तो इस तरह का प्रयोग बार बार होता है, पुस्तकों में भी, अखबारों में भी, रिपोर्टिंग में भी हम ये देखते हैं, अहिल्याबाई, अहिल्याबाई नहीं अहल्या सही शब्द है, अहल्या, अहल्या सही शब्द है, अहिल्या नहीं। आधीन, आधीन गलत है, अधीन सही शब्द है, आधीन नहीं अधीन, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ಆಗಮ ದೋಷ। आधीन गलत है, अधीन सही शब्द है। तदानुकूल, संधि के कारण यहाँ जिस ध्वनि का अथवा स्वर का उच्चारण हमें करना चाहिए उसके बदले में कुछ और कर रहे हैं, तदानुकूल, तद अनुकूल, तदानुकूल नहीं तदनुकूल होता है, तदनुकूल। वापिस, वापस, वापिस में ई हमने जोड़ लिया, वापस सही शब्द है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, एक ही मिनट बचा है, अगली कक्षा में इसे हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।